नाज़रीन, नए रशियन त्यारे इस वक्त ईरान में असलहा लेकर पहुंचे हैं और दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार गैर मुल्की फौज रशिया में दाखिल हुई है। हिटलर की फौजों के बाद पहली बार अब एक गैर मुल्की फौज जो है वो रशिया की टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गई है और बड़ी खबर वहां से ये सामने आ रही है कि इस इन्वेजन को जो कि रशिया के खिलाफ हो रही है इसको नेटो लीड कर रहा है। इससे पहले बताया जा रहा था कि ये यूक्रेनी फौज है, लेकिन अब ये खबरें वहां से आ रही हैं कि ये नेटो की सरपरस्ती में हो रहा है और उसमें फ्रांस के फौजी भी शामिल हैं, इसमें पोलैंड के फौजी भी शामिल हैं और इसमें दीगर नेशनैलिटीज के फौजी भी शामिल हैं। और एक और खबर वहां से ये सामने आ रही है कि बेलारूस जो कि रूस का एक बड़ा इत्तेहादी मुल्क है वो दूसरे तरफ से यूक्रेन के ऊपर हमला करने जा रहा है। डेफिनेटली अगर ये होता है, क्योंकि बेलारूस की तमाम फौजें इस वक्त बॉर्डर के ऊपर आ चुकी हैं, वैगनर ग्रुप को बेलारूस के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया गया है। अगर बेलारूस हमला करता है तो फिर समझ लें कि यूरोप का एक के बाद एक मुल्क इसके अंदर ड्रैग हो जाएगा और ये सर्टनली बड़ा स्पीडीली हमें एक वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जा सकता है। तो ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स वहां से आ रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। हमास और हिजबुल्लाह की जानिब से किसी भी मुज़ाकराती प्रोसेस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ डिसेप्शन है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, तो हम इस मुज़ाकराती प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब इजराइल स्कूल्स के ऊपर हमले कर रहा है और इधर से मुज़ाकरात की बात हो रही है तो हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। तो इसने भी गहरा इंपैक्ट जो है वो क्रिएट किया, क्योंकि इससे पहले तो हमास मुज़ाकरात में बैठती थी, तो अब ये आपस में मुल्क यानी कतर, मिस्र और अमेरिका आपस में बैठकर क्या बातें करेंगे जब हमास ही उसमें स्टेक होल्डर नहीं होगी। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले ईरान के हवाले से खबर शेयर कर लेते हैं। रशिया की जानिब से जो असलहा बरदार त्यारे हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि वो ईरान में लैंड हो रहे हैं। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ये फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है। अभी कुछ नए त्यारे तेहरान के अंदर लैंड हुए हैं और जो है वो तेहरान की जानिब से भी मिलिट्री सपोर्ट रशिया को दी जा रही है। गो के अभी तक दोनों मुल्कों की जानिब से इसको ऑन रिकॉर्ड जो है वो तस्लीम नहीं किया गया है। कल ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलों की डील, जिसको रॉयटर और सारी दुनिया का बड़ा मीडिया कंफर्म कर चुका है, उसके बारे में सवाल हुआ कि आप क्या बैलिस्टिक मिसाइल देने जा रहे हैं रशिया को और उसके बदले में आपको जंगी त्यारे मिलेंगे, तो ईरान की जानिब से इसको डिनाई कर दिया गया। इससे पहले भी ईरान रशिया को ड्रोन देने से भी इनकार करता है। हालांकि ईरान की फैक्ट्री जो है वो रशिया में लगाई जा चुकी है और वहां पर ड्रोन्स बन रहे हैं जो कि रशिया को दिए जा रहे हैं। तो ये एक डिप्लोमेटिकली या लेजिटिमेसी के मामलात के ऊपर या नैरेटिव के महाज के ऊपर ये एक स्ट्रेटजी है, लेकिन अमेरिका, यूरोप, इजराइल सब ये जानते हैं कि रूस, चीन और ईरान का जो मिलिट्री कॉपरेशन है वो किस हद तक जो है वो बढ़ चुका है। तो अभी एक नया त्यारा में देखने को मिला है। अनदर रशियन GLX कार्गो प्लेन नोन फॉर आर्म्स एक्सपोर्ट हैज लैंडेड इन तेहरान। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर है। इसी के साथ नाज़रीन, ईरान के लीडर्स ने बताया है कि रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल रेडी है और ईरान की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि वो रिगार्डलेस ऑफ सीज़फायर होगा। पिछली वीडियो में भी यही खबर सामने आई थी, लेकिन अभी वो बता रहे हैं कि रिस्पॉन्स जो है इस्माइल हानिया की शहादत के ऊपर वो ज़्यादा डिले नहीं होने वाला, बल्कि बहुत जल्द आने वाला है। ईरान रिस्पॉन्स टू इजरायली एग्रेशन रेडी, बिल्कुल एज के ऊपर हैं हम हमला करने के। हमारा जो प्लान है वो इस वक्त तैयार हो चुका है और हम हमला करने के इस वक्त बहुत करीब हैं। और नाज़रीन, जो गजा में स्कूलों के ऊपर हमला किया गया उसके बाद जो ईरान का रद्देबल सामने आया है, ईरान की जानिब से तमाम इस्लामी मुल्कों की जो मुजरमाना खामोशी है उसके ऊपर बात की गई है और उन्हीं को असल जिम्मेदार ठहराया गया है। ईरान की जानिब से इस्लामी मुल्कों की मुजरमाना खामोशी, तेल देने को, सपोर्ट करने को ही असल जिम्मेदार ठहराया गया जो कुछ गजा में हो रहा है। अभी आप देखें OIC का इजलास हुआ, उसमें भी पाकिस्तान की जानिब से और ईरान की जानिब से यह मुतालबा रखा गया कि इसराइल का ऑयल बंद होना चाहिए, लेकिन उसको सऊदी अरब वगैरह या बाकी ममालिक ने उसको इंडोर्स नहीं किया। पहले इजलास में भी यही बात हुई थी, ईरान ने यही कहा था कि तेल बंद होना चाहिए। अब वो 10 महीनों के बाद इजलास हुआ है तो भी वही बात हुई है, लेकिन उसके ऊपर फैसला नहीं हो सका। तो आप देखें वो जंगी त्यारे जो उड़ते हैं और बच्चों के ऊपर बम गिराते हैं, उसमें जो तेल इस्तेमाल हो रहा है वो अरब कंट्री से जा रहा है, वो इस्लामिक कंट्री से जा रहा है। तो यही बात आज ईरान की जानिब से की गई है कि ये मुजरमाना खामोशी ही असल जिम्मेदार है और ईरान ने कहा है कि ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम इस्लामी मुल्क जो है वो मिलकर इसराइल के खिलाफ आएँ तो ही
यह बमबारी को रोका जा सकता है। द ओनली वे टू कन्फ्रंट दिस मर्डरस एंटिटी इज टू टेक firm and decisive action by Islamic countries and the free people of the world in practical support for the Palestinian people and their resistance struggle। प्रैक्टिकल इकदामात उठाने की जरूरत है, ना कि मुज़म्मती बयानात देने की। स्कूल के ऊपर जो अटैक हुआ उसमें जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तमाम ममालिक जो हैं वो मुज़म्मत कर चुके हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट मुज़म्मत कर चुके हैं। लेकिन वो क्या मानी रखता है मुज़म्मत करना 10 महीनों के बाद, जब 2 लाख फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हों, जिनमें मेजॉरिटी औरतों और बच्चों की हो, और आप कहें मुज़म्मत करते हैं। OIC 10 महीने इजलास ना बुला सके, OIC के नुमाइंदे जो हैं वो रफ़ा बॉर्डर के ऊपर ना जा सकें, 10 इस्लामी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स वो रफ़ा बॉर्डर के ऊपर इकट्ठे ना हो सकें और उसके बाद कहेंगे मुज़म्मत करते हैं, तो वो मानी नहीं रखता है। इसी तरह नाज़रीन, लेबनान से अहम तरीन रद्द-ए-अमल सामने आया है और लेबनान ने यह कहा है कि वाशिंगटन का इन्फ्लुएंस, वाशिंगटन की हेजेमनी और इजराइल का वजूद, अब ये दोनों अपने खात्मे की तरफ जा रहे हैं। हम अहद कर चुके हैं कि ये आर पार की लड़ाई है। वाशिंगटन's influence in the Middle East is collapsing and there is no future for Israel in the region। अमरीकी हेजेमनी का यहां से खात्मा हो रहा है और हम ये बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कह रहे हैं कि इजराइल का इस रीजन में कोई फ्यूचर नहीं है, उसका खात्मा तय है। यहीं पर हिजबुल्लाह की जानिब से एक अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई है। हिजबुल्लाह ने मुज़ाकरात के हवाले से, जिसको सबने वेलकम किया, अब ये फ़र्क देखें कि तमाम अरब मुल्कों की जानिब से वेलकम किया गया, तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से उन्होंने तो बहरहाल करना ही करना है, सब ने जो ये मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो रहे हैं उसको वेलकम किया है। लेकिन हिजबुल्लाह ने इसको वेलकम नहीं किया है और अगली बात यह कि हमास ने भी इसको वेलकम नहीं किया है, हमास ने भी इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि ये डिसेप्शंस हैं, ये टाइम वेस्ट है और ये सहूलतकारी है, इसको हम किसी तौर पर नहीं मानते। टॉक ऑफ अ सीज फायर एंड सेटिंग न्यू डेट्स ऑफ नेगोशिएशंस इज नथिंग बट लाइज एंड डिसेप्शन that will not fool the Palestinian people, their resistance factions and the support fronts। उन्होंने बिल्कुल वाज़े कह दिया कि ये जो तुम्हारे हथकंडे हैं, जो तुम्हारे हरबे हैं, ये हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमें पता है कि इन मुज़ाकरात के ज़रिए क्या चीज़ अचीव करने की कोशिश की जा रही है। यानी अब मुज़ाकरात में पीछे रह क्या गया है। अगर आप वाक़तन सीरियस हैं जंगबंदी के हवाले से, तो आपको पता है कि हमास की डिमांड्स क्या हैं, इवन सारी दुनिया की डिमांड्स क्या हैं कि मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए। तो मुआहदा तैयार है, कितने ही बल्कि मुआहदे तैयार हैं, हम किसी के ऊपर भी एग्री कर दें और सबसे पहले तो बमबारी रोकें, सबसे पहले तो ये अनाउंस करें कि आप असला बंद करने जा रहे हैं। जब वो आप नहीं कर रहे तो हमें पता है कि ये मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। तो ना फ़लस्तीनी अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ना फ़लस्तीनी तंजीमों को और ना फ़लस्तीन के इत्तेहादियों को, यानी ईरान, हिजबुल्लाह, यमन, इराक, शाम, ये जो तमाम सपोर्ट फ्रंट्स हैं, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते और हमें पता है कि इसके पीछे मकासद क्या है। और इसमें बड़ी अहम बात यह है कि हमास ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हालांकि 48 घंटे गुजर गए हैं मुज़ाकरात को अनाउंस हुए, लेकिन हमास ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल दिया ही नहीं है कि हम इसको वेलकम करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। वो खामोश हैं और उसकी वजह नाज़रीन ये समझ लें कि हमास जो है वो याह्या सिमर की सरपरस्ती के अंदर, उनकी क़यादत के अंदर बिल्कुल एक डिफरेंट हमास आपको नजर आएगी। यानी जो पहली एक डील हुई थी 7 दिन, जब सीज फायर रहा और प्रिजनर एक्सचेंज डील वहां पर हुई थी 7 दिन, तो आपको मैं ये बताऊं कि याह्या सिमर उस डील के भी खिलाफ थे। वो कहते थे कि हमें ये डील नहीं करनी चाहिए, हमें ये प्रिजनर थोड़े जो हम दे रहे हैं ये हमें नहीं देने चाहिए। और उनका ये मौक़िफ़ था कि इजराइल को हमें परमानेंट सीज फायर वाली डील के ऊपर जाना चाहिए, ये नहीं कि हम थोड़े से उनको ये दे बंदे। और बाद में उन्होंने कहा था कि इजराइल दोबारा से बमबारी शुरू कर देगा, जबकि जो दूसरी क़यादत थी जो कतर में बैठी थी, उनका ये ख्याल था कि हमें मीडिएटर्स यानी कतर, मिस्र और बाकी सारे यकीन दहानी करवा रहे हैं कि मुकम्मल सीज फायर हो जाएगा तो ठीक है हम इस डील में जाते हैं। लेकिन याह्या सिमर इसके खिलाफ थे। लेकिन चूंकि हमास का रूल है या उनका बड़ा सख्त डिसिप्लिन है कि जो आला क़यादत, जो हेड ऑफ द है तंजीम, वो जब फैसला कर देते हैं तो आपको मानना पड़ता है। तो याह्या सिमर ने इस डिसिप्लिन के तहत वो फैसला मान लिया था और बाद में याह्या सिमर ही की बात सही साबित हुई कि इजराइल परमानेंट सीज फायर की तरफ नहीं गया, बल्कि उन्होंने दोबारा बमबारी शुरू कर दी। और जो इन्होंने थोड़े से कैदी रिहा किए, उन्होंने फिर आकर जाकर यह भी बताया कि इजराइल का टनल सिस्टम, जो उनको थोड़ी बहुत मालूमात थी, उस बारे में भी उन्होंने जाकर बताया। तो इसलिए याह्या सिमर जो हैं वो एक हार्ड लाइनर हैं और वो एक डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, डिफरेंट तरीके से उनकी पॉलिसीज हैं। और इन तमाम लीडरशिप में सबसे ज्यादा याह्या सिमर ही इजराइल को जानते हैं, क्योंकि
याह्या सिंवार 23 साल तक जेल में रहे हैं। और वहां पर एक ये बात कही जाती है कि इजराइल को जानने के लिए बेहतर यह है कि सबसे करीबी जो अच्छी जगह है वो आपके लिए जेल हो सकती है, क्योंकि इजराइल के अंदर तो जाकर आप रह नहीं सकते, तो जेल में रहकर आप उनको अच्छा समझ सकते हैं। तो याह्या सिंवार तो 23 साल रहे हैं। तो इसलिए अब बात यह है, जो परेशानी पाई जा रही है सब में, कि जब हमास ही नहीं होगी दरमियान में, तो चलो हम एक मीटिंग कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? यानी पहले तो ऐसे टाइम बाय किया जाता था ना कि इधर से जब बात भेजी गई हमास को, अब हमास 5-7 दिन उसको स्टडी कर रही है, उसके बाद वो जवाब दे रही है। तो अब जब हमास को ना कोई बात जाएगी ना वहां से आएगी, तो ये कितनी की मीटिंग्स बैठकर कर लेंगे। तो अब ये पूरी तरह से परेशानी पाई जा रही है कि अब क्या करना है, जब हमास ने बिल्कुल ही पुल आउट कर लिया है। इसी के साथ नाज़रीन, जो यूरोप के एक्सक्यूजेज हैं टू कवर अप इजराइल, वो भी खत्म होते चले जा रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वहां के जो अवाम हैं, यूरोप के जो क्रिश्चियंस हैं, वो अब मजम्मत को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हकायक को जान चुके हैं कि बार बार हमारी लीडरशिप जब मजम्मत कर रही है, अब मजम्मत से काम चलने वाला नहीं है। तो यूरोप में भी मामलात खराब हो रहे हैं। आज जो जोसेफ बोरेल का स्टेटमेंट वहां से आया स्कूल पर अटैक के बाद, ये अब देखिए, द यूरोपीय यूनियन इज रनिंग आउट ऑफ एक्सक्यूजेज फॉर इजरायली एट्रोसिटीज। 10 महीनों में 2 लाख लोगों को शहीद किया, हर शहादत के ऊपर एक ही बयान दिया। तो अब लोग वहां के पागल तो नहीं है जो लाखों सड़कों के ऊपर निकले हुए, तो इसलिए जो यूरोप के एक्सक्यूजेज हैं वो भी उसकी आवाम के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। नंबर ऑफ विक्टिम्स ऑफ इजरायली स्कूल अटैक लीव्स अस इन डीप शॉक, ये यूरोपीय यूनियन का फॉरेन पॉलिसी हेड कह रहे हैं। At least 10 schools have been targeted in recent weeks and there is no justification for these massacre। ये आज उनके अल्फाज हैं कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं कि आप कहें हम ये हमास को यहां पर निशाना बना रहे हैं, आप कहें हम सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, आपका पर्पस जो भी हो, आप जो भी बात करें, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इस अमल की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो वहां पर भी एक तब्दीली आ रही है जो अवामी सतह के ऊपर आ रही, अमेरिका में और यूरोप में। देखें, एक बात तो बहुत वाज़ेह है, वो ये है कि ये जो जुल्म का रास्ता इजराइल ने इख्तियार किया है, ये इनकी फतह की तरफ तो नहीं लेकर जा रहा, ये अल्टीमेटली इनके इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा है। ये बात जरूर तय है कि इस दरमियान लेबनान को कितनी कुर्बानियां देना पड़ती हैं, फलस्तीन को कितनी, यमन को, इराक को, शाम को, और इस दरमियान कितनी बड़ी जंगें होंगी, वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस रास्ते के ऊपर इजराइल चल पड़ा है, ये डेफिनेटली उसकी बका का रास्ता तो नहीं है, ये उसके वजूद के खात्मे का रास्ता है। और आगे चलकर मैं इसराइली मीडिया की जुबानी ये सबूत भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। इराक का इसके ऊपर रद्दअमल सामने आया। इराक ने कहा है कि हम एक रीजनल वॉर की तरफ जा रहे हैं। दीज क्राइम्स हैव इंक्रीज द रिस्क ऑफ मेजर clashes that if they occur will cause catastrophic consequences for various countries in the region and their people। पूरे रीजन के हवाले से बता रहे हैं। अब जरा मैं आपके सामने वेस्ट बैंक की एक स्टेटमेंट रखने जा रहा हूं। दिस मोबिलाइजेशन इज अंडर द टाइटल आवर मार्टायर्स एंड द बैनर ऑफ फ्रीडम। दिस ब्लड यूनाइट्स अस एंड लीड्स अस टू हीरोइज्म एंड विक्ट्री। ये जितनी भी कुर्बानियां हैं, ये हमें ज्यादा मोटिवेट कर रही हैं और हमें ज्यादा यूनाइट कर रही हैं, और ये ब्लड जो है वो हमें लीडिंग टुवर्ड्स विक्ट्री। ये वेस्ट बैंक से बयान सामने आया है। अब मैं आपके सामने इजरायली मीडिया के बयान रखने जा रहा हूं कि वो किस तरह से एस्टिमेट कर रहे हैं। एक तरफ इजरायली इंतहा पसंद लीडरशिप है, नेतन्याहू है, उसकी धमकियां हैं, निहत्ते लोगों के ऊपर बम गिराना है, टारगेट किलिंग करना है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी क्या है, ये अब मैं इजरायली मीडिया की जुबानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। ईरान इज गेनिंग पॉइंट्स एंड हैज मैनेज्ड टू ब्रिंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हियर इन ऑर्डर टू कर्ब इट एंड दिस शोज इट्स स्ट्रेंथ। वो कह रहा है कि दुनिया के हालात ज्यादा फेवरेबल हैं ईरान के लिए और उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ है। हमारी पॉलिसी यह थी कि हमने ईरान को आइसोलेट करना है और ईरान को हर चीज का जिम्मेदार ठहराना है, लेकिन ईरान के जो है ना हालात फेवरेबल में जा रहे हैं, दुनिया उसके साथ खड़ी हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है। रिजर्व मेजर जनरल कह रहा है, रीसेंट डेज टेस्टिफाई टू ईरान्स स्ट्रेंथ एंड द वॉर इन गाजा बिगैन डिसाइसिवली एंड देन मूव टू द एट्रिशन। अब वॉर ऑफ एट्रिशन जो होती है वो किसी भी एक एस्टेब्लिश्ड पावर के खात्मे की जंग बन जाती है। यानी एक कमजोर ताकत है, उसके सामने एक एस्टेब्लिश्ड पावरफुल कोई रियासत, कोई ग्रुप है, तो जब वॉर ऑफ एट्रिशन शुरू हो जाती है तो वो जो पावरफुल है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। तो जो पावरफुल ताकतें होती हैं वो उनकी कोशिश होती है कि वो जल्दी जल्दी जंग समेट लें। जैसे रशिया है, अब रशिया के खिलाफ यूक्रेन वॉर ऑफ एट्रिशन लड़ रहा है। यूक्रेन की फतह इसमें है कि वो जितना जंग को प्रोलॉन्ग कर सके, और रशिया की फतह इसमें है कि वो जितना जल्दी जंग को समेट सके। अब यही सिनेरियो यहां पर है कि इजराइल की, अमेरिका की ये कोशिश थी कि वो जल्दी जल्दी जंग को समेट लें,
जो कि अब वॉर ऑफ एट्रिशन बन चुकी है। जितना ये जंग प्रोलॉन्ग हो रही है, अल्टीमेटली इजराइल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। थिंग्स कुड गेट आउट ऑफ कंट्रोल, वी मस्ट बी वेरी विजिलेंट अबाउट व्हाट विल हैपन इन द कमिंग डेज। आने वाले दिनों में चीजें मुकम्मल हमारे हाथों से निकल जाएंगी। इजराइल हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट्स डेटरेंस। जो डेटरेंस होती है ना, यही किसी रियासत की बका की अलामत होती है कि जब तक उसकी डेटरेंस है, कि उसका गलबा है, उसकी एक ताकत है और शो ऑफ पावर है, यही डेटरेंस होती है। तो जब आपकी डेटरेंस खो जाए और इजराइल जैसी एक कॉलोनियल पावर का जब गलबा और उसकी वहशत खत्म हो जाए, तो फिर बाकी बचता क्या है। तो उनके मेजर जनरल कह रहे हैं कि हमारी डेटरेंस जो है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो ये असल बात है कि रियलिटी कुछ और है और उनकी बढ़कें सिविलियंस को टारगेट करना और लीडरशिप को टारगेट किलिंग में निशाना बनाना वो एक अलग चीज है, वो कोई कामयाबी तस्वर नहीं की जाती है। और इसके अलावा इजराइल के अंदर सूरत हाल यह है कि वही इंस्ट्रक्शंस हैं। 11 दिनों से इजरायली घरों में बैठे हुए हैं और खतरा वही है कि जंगजू भी अंदर दाखिल हो सकते हैं। मल्टी फ्रंट वॉर किसी भी वक्त छिड़ सकती है और सुपरसोनिक मिसाइलों से उनको सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर इजराइल के किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकते हैं। इसी वजह से उनकी लीडरशिप अभी तक बंकर के अंदर बैठी हुई है। उनके इजलास सारे बंकर्स के अंदर हो रहे हैं। सारे इजरायली पार्किंग्स को जो है वो शेल्टर्स बना रहे हैं। कम्युनिकेशंस की तबाही का खतरा है। सैटेलाइट फोन्स वहां पर अभी भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। हाइफा के ऊपर स्पेशल एयर डिफेंस जो है वो डिप्लॉय किया जा रहा है। कम्युनिकेशन उनकी जो है वो तबाह हो सकती है। पावर प्लांट्स तबाह हो सकते हैं। शॉर्टेजेस ऑफ जो है ना वाटर हो सकती है, उसकी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। और जो बहरा रूम में गैस रिजर्वायर्स हैं वो भी हिट लिस्ट के ऊपर हैं। तो इस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल तैयारी कर रहा है, लेकिन एक खौफ की फिजा है। इजरायली सोसाइटी अमेरिका की मौजूदगी में भी अपने आप को जो है ना प्रोटेक्टेड नहीं समझ रही। उनको इस बात के ऊपर यकीन नहीं है कि हज़ारों मिसाइलों से अमेरिका भी उनको बचा सकेगा। इसलिए तारीख की सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट अमेरिका की जानिब से मिडल ईस्ट में कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद ना अमेरिकी लीडरशिप इस बात को कंफर्म कर रही है कि हाँ वो डिफेंड कर लेंगे, और ना ही इजरायली सोसाइटी इस बात को समझ रही है। इसीलिए इसका सबसे बड़ा सबूत यह भी है कि आज उनके पास ऑल आउट वॉर का मौका है, तो वो लड़ लें ऑल आउट वॉर। तो अगर वो ऑल आउट वॉर से पीछे हट गए एकदम, तो ये इस बात का सबूत है कि वो समझते हैं कि ये जंग वो जीत नहीं सकते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, इजराइल में ये तासुर यही पाया जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह और ईरान का हमला है वो रिगार्डलेस ऑफ सीज फायर होगा, कि वो इस बात का वेट नहीं करेंगे कि सीज फायर का नतीजा टॉक्स का क्या निकलता है। तो बात यह है कि कितना डिले किया जा सकता है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा ये डिले हो सकता है ना। तो अल्टीमेटली ईरान और हिजबुल्लाह ने हमला करना ही तो है, और इतना बड़ा एक हमला करना है, उसके नतीजे में क्या होगा। तो ये चीजें अभी भी वहीं घूम रही हैं। आखिर में आपके सामने जो रशिया के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, और आपको पता है कि वहां पर मामलात किस तरह तेजी से वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नेटो की एंट्री वहां पर हो गई है। नाज़रीन, हुआ क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार गैर मुल्की फौज जो है वो दाखिल हो गई है रशिया की टेरिटरी के अंदर। लास्ट टाइम रशिया में हिटलर की फौजें दाखिल हुई थी, और उसके बाद आज कितने 75-80 साल हो गए, पहली बार कोई गैर मुल्की फौज जो है वो दाखिल हुई है रशिया के अंदर। और अब यहां पर एक और खतरा पैदा हो गया है, यानी एक तो ये इतना बड़ा अमल रशिया के अंदर दाखिल होना, दूसरा जो अभी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बेलारूस जो कि बहुत बड़ा इत्तेहादी है रशिया का, वो अब कूदने जा रहा है इस जंग के अंदर। बेलारूस की नाज़रीन जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दी गई हैं। जो वैगनर ग्रुप है रशिया का, वो बेलारूस की जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर इस वक्त जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया है। और असल बात यह है कि मसला यहां से आ रहा है कि यह सिर्फ यूक्रेनी फौज दाखिल नहीं हुई, बल्कि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि दरअसल ये नेटो की इनकरियन है। इसमें सिर्फ यूक्रेन की फौज शामिल नहीं है, यह नेटो की डायरेक्शन में हो रहा है, उनकी ग्रीन लाइट के साथ हो रहा है, उनकी सरपरस्ती के अंदर हो रहा है। और ये जो फौजी दाखिल हुए हैं रशिया में, इसमें गैर मुल्की फौजी शामिल हैं, इसमें फ्रांस, इसमें पोलैंड और बाकी जो है वो शामिल हैं। तो अब नाज़रीन, एक तरफ रशिया की जानिब से अपने पूरे बॉर्डर के ऊपर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, फौज हाई अलर्ट कर दी गई है, और काउंटर टेररिज्म के नाम से एक ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया है। दूसरी तरफ जो बेलारूस से फौजें दाखिल करने की इस वक्त खबरें आ रही हैं, और सूरत हाल इतनी क्रिटिकल है कि किसी भी वक्त बेलारूस से फौजें यूक्रेन के अंदर दाखिल हो सकती हैं, क्योंकि यूक्रेनी फौजें, नेटो की फौजें
रशिया में घुसी हुई है ना, तो इससे बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल क्या हो सकती है। रशिया में फेडरल लेवल के ऊपर इमरजेंसी इस वक्त नाफिज है, तो किसी भी वक्त बेलारूस की फौजें जो है वो यूक्रेन में दाखिल हो सकती हैं। अब ये अगर मैप के ऊपर देखें तो आपको समझ आएगी कि बेलारूस से ये फौजें दाखिल करवाने का क्या मकसद है। अगर आप बेलारूस से देखें तो जो कीव यानी कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत है वो ज्यादा करीब पड़ता है। यानी अगर रशिया वाली, जैसे रशिया की फौज दाखिल हुई है तो उनको उनके बॉर्डर से कीव बहुत दूर पड़ता है, लेकिन अगर बेलारूस से आप दाखिल होंगे तो आपको कीव यानी कि कैपिटल बहुत करीब पड़ेगा। तो अगर यहां से फौजें दाखिल हो गई तो वो बहुत जल्दी कैपिटल तक पहुंच सकती हैं, और कैपिटल तक पहुंच गए तो बस कहानी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए अब यहां से ये फौजें दाखिल होने जा रही हैं, और अगर ये बेलारूस की फौजें दाखिल होंगी तो क्या फिर बाकी यूरोपियन फौजें दाखिल नहीं होंगी। यानी 2 सालों में तो सिर्फ 2 ही मुल्क लड़ रहे हैं। अब इस जंग में तीसरे मुल्क की एंट्री हो रही है, तो तीसरा मुल्क आएगा तो पावर का तवाजुन बिगड़ेगा। तो यूरोप के पास भी जवाब है कि भाई आपका दूसरा मुल्क आ गया तो हम भी आएंगे, तो पोलैंड आ जाएगा। सबसे पहले जो मुल्क आना है वो पोलैंड ने आना है, तो बस पोलैंड आ गया तो एक के बाद फिर एक मुल्क इसमें ड्रैग होता चला जाएगा, और ये मामला अल्टीमेटली हमें एक वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जा रहा है। जो न्यूक्लियर का मामला है ना वो सबसे ज्यादा खराब यहां पर है, उसके बाद मिडिल ईस्ट में है। किसी भी वक्त न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट वहां पर छिड़ सकता है, और कुछ एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त हो रहा है वो न्यूक्लियर का पहला फेज है, क्योंकि ये मामला हमें न्यूक्लियर की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये इब्तदाई फेज है कि रशिया के अगर तमाम तरफ से फौजें दाखिल हो जाएंगी तो रशिया कैसे लड़ेगा। कन्वेंशनल वेपन्स के साथ वो नहीं लड़ सकता है, उसको नॉन कन्वेंशनल तरीके से कन्फ्रंट करना पड़ेगा इन तमाम फौजों को। तो देखें ना, जो बात हम आपसे कहते रहे कि ट्रंप के आने से पहले बहुत कुछ हो जाना है यहां पर, तो वही आपको नजर आ रहा है कि अब ये रोजाना की बुनियाद पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और अब ये सूरत हाल बॉर्डर के ऊपर कशीदा। आप देखते हैं कि बेलारूस की फौजें कब दाखिल हो सकती हैं, क्या होता है, किसी भी घंटे कुछ भी हो सकता है। तो ये बहरहाल इस वक्त की अहम तरीन और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इधर मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट है और एक जंग चली हुई है, और उधर तो फिर मजीद मामला अब खराब हो गया है। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।